नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। रतन टाटा भारत के रतन थे। रतन टाटा का कोई अपना परिवार नहीं था, क्योंकि जीवन भर बैचलर रहे। ना पत्नी थी, ना बच्चे थे। हिंदुस्तान में तो कहा जाता है कि शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो जब दुनिया से जाओगे तो कौन रोएगा। लेकिन आज रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तो मुंबई शहर, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर आदमी सड़क पर निकलकर रो रहा था। रतन टाटा एक ऐसे बैचलर थे जिनके लिए आज पूरा देश रोया, क्योंकि हिंदुस्तान के हर घर में टाटा मौजूद है। चाय से लेकर नमक तक और टीवी से लेकर एयरलाइंस तक, सब टाटा का ही है। कहते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर जानना हो तो उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ को देख लीजिए। क्योंकि जिंदा रहते तो पूरी दुनिया पूछती है, असली पहचान उसकी होती है जिसकी मौत में पूरा शहर उमड़ आए। और रतन टाटा को आखिरी सलाम करने तो आज पूरा देश ही आ गया। शायद ही देश का कोई ऐसा परिवार होगा जहां आज टाटा को याद न किया जा रहा हो, क्योंकि टाटा ब्रांड तो पूरे देश का है। नमक से लेकर हवाई जहाज तक का बिजनेस टाटा का ही है। सब जगह तो टाटा है। सबसे पहले देखिए खाने पीने के सामान में टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा संपूर्णम, टेटली चाय, स्टारबक्स कॉफी। अब देखिए लाइफस्टाइल बिजनेस में टाइटन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, वेस्ट साइड, सब टाटा का है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लैंड रोवर से लेकर जगुआर तक और टाटा मोटर्स तक। टेलीकॉम और मीडिया में टाटा प्ले, टाटा कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, टाटा एलेक्सी। रिटेल और ई कॉमर्स में क्रोमा, टाटा क्लिक, टाटा 1mg, बिग बास्केट। ट्रैवल इंडस्ट्री में एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, होटल ताज, विवांता। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी टाटा है, टाटा पावर और टाटा हाउसिंग। मेटल यानी धातु में टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है। फाइनेंस में भी टाटा है, टाटा कैपिटल हो या टाटा एआईजी इंश्योरेंस हो। मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। रतन टाटा आजीवन बैचलर रहे, शादी नहीं की। हिंदुस्तानी समाज में शादी, ब्याह और बच्चे जरूरी माने जाते हैं। कहावत है कि चला जाएगा तो कोई तो पीछे रहेगा जो रोएगा। रतन टाटा के साथ कोई नहीं था, न पत्नी न बच्चे, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे आज पूरा देश रो रहा हो। श्रद्धांजलि देने वालों को तो जैसे तांता लगा रहा। अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ आई। बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री और मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन आम लोग सबसे ज्यादा थे। बड़ी संख्या में आम लोग दर्शनों के लिए पहुंचे। इसीलिए कहते हैं कि टाटा होना आसान नहीं होता। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी टाटा से कितने अटैच्ड थे।
ये तस्वीरें बता रही हैं। ये रतन टाटा का डॉग गोवा है, जो अपने मालिक के पार्थिव शरीर के पास बैठा रहा। लोग आते गए, दर्शन करते गए, लेकिन गोवा ने मालिक को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके मालिक कोई आम इंसान नहीं थे। रतन टाटा ने एक बार अपने डॉग के लिए इंग्लैंड के राजा के हाथ से दिया जाने वाला सम्मान तक छोड़ दिया था। साल 2018 में रतन टाटा को इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस में एक सम्मान दिया जाना था। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत रतन टाटा को उनके परोपकार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था, जो उन्हें प्रिंस चार्ल्स के हाथों मिलना था। सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर रतन टाटा ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। बाद में पता चला कि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार हो गया था और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए रतन टाटा इस सम्मान को लेने के लिए पहुंचे ही नहीं। किंग चार्ल्स ने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे, बकिंगम पैलेस में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था। तो मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया, तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा देखो मैं बकिंगम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड है। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा देखो ये है इंसान जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है। अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स, अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। ऐसे ही थे रतन टाटा, जमीन से जुड़े हुए, परोपकारी, हाई वैल्यूज वाले। छोटे से उदाहरण से समझिए कि अब तक टाटा ग्रुप ने कितना दान दिया होगा। आपकी कल्पना से बहुत ज्यादा। 2021 तक टाटा ट्रस्ट की तरफ से 102.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का दान दिया जा चुका है। इसे रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8,59,783 करोड़ रुपए होते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी धनराशि टाटा दान दे चुके हैं, यानी जो कमाया वही दान कर दिया, वो भी बिना किसी पब्लिसिटी के। कोविड के वक्त टाटा ट्रस्ट की तरफ से 1500 करोड़ रुपए तो वायरस से लड़ने के लिए दान कर दिए गए थे, जिनमें से 500 करोड़ रुपए तो सीधे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थे। इसीलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तो सीधे उनके दर्शनों के लिए मुंबई चले आए और देश को बताया कि वो रतन टाटा से क्या सीख सकता है, कैसे उनके पद चिन्हों पर चल सकता है। We have lost great statesmen of this country, but his ideology remain forever. That is a great opportunity for everybody. Every citizen has to think about him. One person, how he has changed industry totally, including recently, if you see, Jamsheddi started Air India. Again, his dedication to bring back to Tata Group, he has achieved it. That is a great performance, and I personally had a lot of attachment towards him. I used to quote so many times, everybody can do business, but Tata is the best example for doing ethical business, doing business in a right way. He has made his company proud globally. $400 billion worth of the company. He provided 10 lakh jobs. आमतौर पर राजनेता और बिजनेसमैन निर्मम माने जाते हैं, उन्हें स्वार्थी समझा जाता है, लेकिन ये
रतन टाटा की ही पर्सनैलिटी थी कि उन्हें याद करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तक भावुक हो गए। ऐसे ही थे रतन टाटा। I recall when he came home once in Mumbai for breakfast. We had only served a simple idli, vada, sambar, and dosa, but he was so appreciative. I mean, he must be having the world's best cooks, but he was so appreciative of that simple breakfast. He was so kind to all of us in the family. He was so kind to the server who was serving the breakfast. And at the end of a very beautiful couple of hours that he had spent at home, when he was leaving, he asked my wife very sweetly, "Would you like to take a picture with me?" We really wanted to, but was shy to ask. He offered it. And it is these small, thoughtful gestures which make the man, the Ratan Tata, 140 crore Indians love and the world loves. रतन टाटा ने जिस बिजनेस पर हाथ लगाया उसे सोना बना दिया, खूब पैसा कमाया और फिर वही पैसा देश की भलाई में दान कर दिया। रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे और उस वक्त कंपनी का सालाना रेवेन्यू 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था। लेकिन जब 2012 में रतन टाटा रिटायर हुए तो टाटा ग्रुप का सालाना रेवेन्यू 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया। उन्होंने हमेशा ही नए कारोबारियों को आगे आने में सहयोग किया। रतन टाटा ने देश में लगभग 30 नई कंपनियों यानी स्टार्टअप को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद की। इसीलिए आज रतन टाटा के जाने से भारतीय उद्योग जगत अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और हम लोग एक तरह से ऑर्फन्ड फील कर रहे हैं, बिकॉज रतन टाटा जी एक बिजनेसमैन ही नहीं, एक बहुत अच्छे आदमी भी थे और हम लोगों को उन्हीं के पद चिन्हों में चलना है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया था सत्य का, और एक तरफ बिजनेस में उन्होंने इतनी अच्छी काम करी, देश के प्रति उनको इतना स्नेह था, और अब क्या करें, हर आदमी को जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक मार्ग दर्शाया है जिसको हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी और इंडिया इनकॉर्पोरेटेड और इंडिया के सभी लोग। तो मैं यही चाहता हूं कि उनको वो उनकी जो जितनी चेष्टा थी वो व्यर्थ नहीं जाए और हम लोग उनके पद चिन्हों में चलते रहें। रतन टाटा तो वैसे ही भारत के सच्चे सपूत थे, सच्चे रतन थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत का रत्न मानने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की। इसका प्रस्ताव पास करके कैबिनेट ने केंद्र सरकार को भेजा है। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम समेत उनके कैबिनेट के मंत्री रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। मैं बेहद दुखी हूं। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध भी थे और मैंने उनको जब भी वो राष्ट्रपति भवन में मिलते थे, उनकी विनम्रता और सादगी से मैं कभी नहीं कह सकता था कि वो देश के एक प्रसिद्ध उद्योगपति, बल्कि उनको मैं एक नेक इंसान मानता था। वो उद्योग जगत और दूसरी चीजों से भी ऊपर उठ करके थे। यही उनकी विशेषता मुझे लगता है हर देशवासी को बहुत प्यारी लगती है। आज सचमुच में पूरा देश उनके सेवाओं के लिए, जो उन्होंने किया है देश के लिए,
आर्थिक प्रगति में, देश की पहचान बनाने में, इन सब के लिए राष्ट्र आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। रतन जी, जैसा कि उनके माता पिता ने उनका नाम रखा, वो सचमुच में एक अनमोल रतन थे। रतन टाटा सच्चे मायनों में देशभक्त थे। दुनिया में उन्होंने भारत का खूब मान बढ़ाया, भारत के बिजनेस की धाक भी जमाई। एक किस्सा बहुत मशहूर है। रतन टाटा ने साल 1998 में पहली स्वदेशी कार इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन यह कार बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाई और टाटा मोटर्स को भारी घाटा हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया। रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका में फोर्ड के दफ्तर जा पहुंचे, जहां फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से उनकी करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि उनको कार बनानी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम। रतन टाटा ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला बदल दिया। पूरे जी जान से टाटा मोटर्स को मुनाफे में लाने में जुट गए। इस बीच फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई तो 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कारें जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर फोर्ड से अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया। और अब तो पैसेंजर सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स एक बड़ा नाम बन गया है। उद्योग में उन्होंने जो प्रगति की शायद बहुत कम की है, और उसके ज़माने में जबकि वो जैसे वो इंग्लैंड में कार की कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी खरीदी, यूरोप में उन्होंने स्टील कंपनी खरीदी, और उस ज़माने में ऐसे कोई भी करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उनको किया। TCS का, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की कंपनी काफ़ी प्रगति की। जहाँ भी उनको लगता था कि टाटा की कंपनी के लिए इज्जत की बात रहेगी, एक एथिकल वैल्यूज से ये कंपनीज चलेंगे, और वो काफ़ी लड़ते थे, झगड़ते थे कि वो एथिकल वैल्यूज टाटा जो इनहेरिट किए हैं वो सही तरह से किया जाए। तो एक अलग ही इंसान थे, मुझे लगता है इंसान से भी ज्यादा महात्मा थे। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है उनसे भी मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। ही इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। असल मायनों में भारतीय बिजनेस को ग्लोबल करने का श्रेय रतन टाटा को ही जाता है। रतन टाटा ने कई विदेशी कंपनियों का टेक ओवर किया। 2000 में रतन टाटा ने ब्रिटिश बिजनेस ग्रुप टेटली को खरीदकर लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि टेटली ग्रुप टाटा ग्रुप से 2 गुना बड़ा था। 2004 में रतन टाटा ने साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी देवू के इंडियन बिजनेस को खरीदा और टाटा मोटर्स में मर्ज किया। 2004 में ही टाटा स्टील ने सिंगापुर की सबसे बड़ी स्टील कंपनी नेट स्टील को खरीद लिया। नेट स्टील उस वक्त 7 देशों में कारोबार कर रही थी। रतन टाटा ने सबसे बड़ा टेक ओवर 2007 में किया था, जब उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा था। इसीलिए तो न सिर्फ बिजनेसमैन को, बल्कि पहले फॉरेन सर्विस अधिकारी रहे और अब मौजूदा देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी लगता है कि भारत को दुनिया में स्थापित करने में रतन टाटा का बड़ा हाथ रहा है। He was really a remarkable person, and I think if you look at the outpouring today of feeling, of affection, of respect, of regard, I mean, I can't remember anybody, honestly, in the world of industry who's evoked this kind of emotion among people across a very, very wide cross-section. I mean, it is truly seen as a national loss. When you look, I think people will realize with the passage of time. Today we are talking about India rising, of India having a bigger global footprint. Ratan Tata pioneered that. I mean, he was a man ahead of his times. He took the Tata Group abroad in a way. I mean, today if there's a sort of a global, there's a global recognition of Indian industry. I think Ratan Tata deserves that credit. So he implanted us very firmly, actually, in global consciousness.
And I think those of us, particularly from the foreign policy side, we really owe him a great debt for that. कारोबारी तो बहुत हैं, सफल भी हैं, दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में भी शामिल हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वो अपने व्यापार में ईमानदारी के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेकर चले। उन्होंने ये एंश्योर किया कि टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी कभी अपने ग्राहक के साथ धोखा न करे, उन्हें धोखे में न रखे। यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है। The India brand, the India story is very closely intertwined with the Tata story. We believe Tata represents India. Tata represents the true Bharat spirit of enterprise, the Bharat engagement on technology, and the Bharat eminence that is enjoyed across the world also has a Tata brand. Today, a very humble person, a personal assistant of one of the business persons in Mumbai, wrote a very poignant tale about his own experiences, right up to the fact that even if he was 5 minutes late for a meeting, he would personally call up to apologize that I'm stuck in traffic and I'll be 5 minutes late. It shows the character of the person. He brought integrity to the fore, running his businesses, and I think the Tata Group, Ratan Tata and the entire Tata leadership, the entire Tata family is closely aligned with the vision of Viksit Bharat. They will continue to keep his legacy and his ideals and play an important role in our Amrit Kal, in our journey to make India a developed nation. रतन टाटा कितनी सिंपल पर्सनैलिटी के थे कि उनकी सिंपलिसिटी के किस्से पूरी इंडस्ट्री में बिखरे हुए हैं। जब वो 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो उन्होंने अपने बैठने के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। वो दिल्ली आते तो पुरानी कार में चलते थे और उनके साथ कोई असिस्टेंट भी नहीं होता था। रतन टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा, विस्तारा एयरलाइंस बनाई, लेकिन कभी प्राइवेट प्लेन में नहीं चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं होता था। उनकी पर्सनैलिटी की यही खूबियां उन्हें रतन टाटा बनाती हैं। इसीलिए आज उनके जाने के बाद उनके सहयोगी कारोबारी उनकी यही खूबियां बता रहे हैं। नहीं, हम साथ में काफ़ी काम किया है और ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं कभी, इतने जेनरस, जेंटल, काइंड हार्टेड, सब पूछो, जेंटलमैन, नॉलेजेबल, विद विजन, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी, जो क्वालिटी है उनके पास थी। एंड ऐसे दिस इज इम्पॉसिबल टू फाइंड समवन लाइक दिस। उनके जैसा दरिया दिल उद्योग जगत में बहुत कम होता है। हाँ, उद्योग में तो कम लोग हैं, पर ज़्यादा लोग ऐसे होने चाहिए। और उसको फिलैंथ्रॉफी में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, इंडिया में, अब्रॉड में। उसका दिल फिलैंथ्रॉफी में था, पैसा बनाए बट वापस दे दो। रतन टाटा सोच में भी बड़े थे, बड़े बड़े रिस्क लेने से डरते नहीं थे। लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियां खरीदी, जिन्हें बताया गया था कि इन्हें खरीदना घाटे का सौदा है, लेकिन रतन टाटा ने उन्हें मुनाफे वाली कंपनी बनाया। जिस बिजनेस पर हाथ लगाया उसे सोने का बना दिया, पैसा खूब बनाया और सब दान भी कर दिया। मुश्किल परिस्थितियों में पीछे नहीं हटे, इसीलिए वो रतन टाटा बने। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। मेरे ख्याल से उनका नाम जो है वो कमाल का है, और उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, हमेशा लोग उनको याद रखेंगे। और मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन, देखो मैं तो इतने बचपन से उनका नाम सुन रहा है, लेकिन आज जो जनरेशन है, जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, युवा है, वो भी आज मैं देखा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे
सब लोग ने उनकी काम की या उनकी कंट्रीब्यूशन की तारीफ की है, जो उनको जानते हैं। मेरे ख्याल से उनके योगदान को जानते, व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, लेकिन वो योगदान को जानते। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सुपरस्टार नहीं है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो अपने आप में एक संस्था थे, एक विचार थे। हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। बिजनेसमैन के लिए आदर्श थे, अपने कर्मचारियों के लिए मसीहा थे और सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त भी थे।